जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं चतरा जिले के बारे में और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग शुरू करते हैं मैपिंग से और चतरा जिले के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। कितने इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इससे रिलेटेड, देखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे मैप में तो गढ़वा के बाद आपका पलामू, अब पलामू के बाद आपका जो है आपका चतरा आता है। वही अगर नीचे से अगर हम लोग देखते हैं उड़ीसा बॉर्डर से तो आपका वहाँ पश्चिमी सिंहभूम के बाद खूंटी आपका नज़र आएगा, उसके बाद आपका रांची नज़र आएगा और रांची के बाद आपका चतरा नज़र आता है, बॉर्डर जो टच कर रही है। लेकिन जब हम चतरा जिले का मैप हम लोग अपने से बनाते हैं और उसके बाद जब हम यह देखेंगे कि चतरा जिले की चौहद्दी क्या है तो वो सबसे बड़ी चीज़ होगी। चतरा जिले के उत्तर में आपको गया नज़र आएगा, पूरब में आपको हजारीबाग नज़र आएगा और आपका पश्चिम में आपका जो है पलामू नज़र आएगा और पश्चिम दक्षिण में आपका जो नज़र आएगा लातेहार और पूरा दक्षिण में टंडवा के पास आपका जो नज़र आएगा जो कोल्ड बेल्ट इलाका है वो आपका रांची नज़र आएगा। पीपरवार का इलाका वो सीधे आपका रांची से टच कर जाता है, ठीक है। तो ये आपका मैपिंग से रिलेटेड, अगर चतरा जिले की चौहद्दी से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन पूछेगा तो ये रहेगा। अब देखो इसके बाद हम लोग जब देखते हैं क्षेत्रीय राजवंश कि कौन सा वंश जो है यहां पर राज करता था चतरा जिले में, तो वहां से रिलेटेड अगर फैक्ट को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले इसके लिए आपको पलामू का रस्केल वंश आपको पढ़ना होगा। इसमें जब हम रस्केलों के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं तो रस्केल अपने आप को राजपूत कहते हैं। ये राजपुताना से रोहतासगढ़ होते हुए पलामू पहुंचते हैं और पलामू पहुंचने के बाद यह दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। एक शाखा देवगन में रह जाती है और दूसरा शाखा आपका कुंडलवा में रह जाती है, जिसे कुंदा क्षेत्र भी कहते हैं। और ये कुंदा क्षेत्र आपका जो हो जाएगा चतरा जिले में। तो एक फैक्ट हुआ, रिलेटेड फैक्ट हुआ जो जुड़ा हुआ है। अब यहां पर आप यह देख रहे होंगे कि मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं राजपुताना। राजपुताना वह क्षेत्र हुआ जो राजस्थान को हम लोग कह रहे हैं। राजस्थान का क्षेत्र हो जाएगा जिसमें आपका पश्चिमी भाग मध्य प्रदेश का और गुजरात का उत्तरी भाग, ये सभी भागों को मिलाकर जो है राजपुताना क्षेत्र कहा जाता था। तो रस्केल जो है वो रस्केल कौन हो जाएंगे? राजपूत हो जाएंगे। वो आते हैं और यहाँ पर दो शाखाओं में यहाँ पर रहते हैं, इसकी जानकारी हमको मिलती है। और रस्केल जो है वो लंबे समय तक यहाँ पर रहते हैं। कब तक? तो जब तक चेरों का आगमन नहीं होता है तब तक, अर्थात 16वीं सदी तक जो है आपका जो है रस्केल यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो अब अगला कहां से क्वेश्चन आएगा उस पर अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में के समय में जनजाति का जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे झारखंड में कि कौन सी जनजाति प्राचीन काल में कहां पर रहती है, तो उसमें जब हम लोग देखेंगे तो चेर खारवाड़ जो जनजाति है वो आपका हो जाएगा कहां पर? तो पलामू के पास। वहीं पर आपको कोल जनजाति जो प्राचीन काल में सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको ये मिलेगा कि ये लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद आपको जो मिलेगा कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में जब हम लोग देखते हैं तो भूमिज हो जाएगा, संथाल जनजाति हो जाएगा और आपका जो है भूया जनजाति जो है वो इस क्षेत्र में छोटा नागपुर के क्षेत्र में हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग जब देखते हैं भूमिज जो है स्पेशली अगर देखेंगे तो बोकारो धनबाद का जिसे हम लोग मानभूम हम लोग जिसको कहते हैं, वहां पर जब हम लोग देखेंगे तो यहां पर मानभूम के क्षेत्र में भूमिज जनजाति जो रहती हैं। उसके बाद हम लोग झारखंड के मैप को ही अगर हम लोग अच्छे तरीके से जब देखते हैं तो आपको यह दिखेगा हो जनजाति जो है वो सिंहभूम के क्षेत्र में हो, एक ऐसी जनजाति हो जाएगी जिसका जो है मुंडा जनजाति से इस जनजाति का जो कल्चर जो है वो मिलता जुलता है।
इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि हो जनजाति जो है कभी छोटा नागपुर के क्षेत्र में भी रहा करती है। तो इस रिलेटेड से अगर हम कॉमन फैक्ट से देखें तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर जानने वाला चीज कि चतरा जो है वो छोटा नागपुर का एक पार्ट है। छोटा नागपुर जो है वो दो भागों में विभक्त है, एक को कहेंगे उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरे को कहेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर। दामोदर नदी जो है उसके ऊपरी भाग को उत्तरी छोटा नागपुर और दामोदर नदी के दक्षिणी भाग को आपका हो जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर। अर्थात कि जो है संथाल जनजाति, भूमि जनजाति और भूया जनजाति जो बसा हुआ है वो छोटा नागपुर के क्षेत्र में। इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि शायद यहाँ पर ये लोग रहा करते होंगे। एक चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से इस चीज़ पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर हमसे अगर कहा जाएगा कि कोई ऐसी जनजाति जो है वो मिल रही है कि यहाँ पर रहती थी, तो ये आपको इंफॉर्मेशन में नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है वो फैक्ट नहीं है। लेकिन अगर जो है छोटा नागपुर के क्षेत्र से अगर बात करेंगे तो आपका संथाल जनजाति हो जाएगा, भूमि जनजाति हो जाएगा और भूया जनजाति हो जाएगा। और आपका जो पलामू के क्षेत्र में देखेंगे तो चेरो हो जाएगा, आपका खारवार हो जाएगा और कोल जनजाति की बात सामने आती है। तो ये एक रिलेटेड फैक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर हम लोग चतरा जिले को अगर पाषाण काल में अगर हम चतरा जिले में अगर देखते हैं तो सबसे पहले पाषाण काल को पहले हम लोग समझेंगे। पाषाण काल जो है 25 लाख बीसी से लेकर 1000 बीसी के समय को हम लोग पाषाण काल हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग 3 भागों में विभक्त करते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के समय आखेटक व खाद्य संग्राहक, मतलब खाना जो है वो इकट्ठा करने का ये काम किया जाता था। उसके बाद मध्य पाषाण काल का समय आखेटक और पशुपालक का काम किया जाता था। और आपका नव पाषाण काल का समय खाद्य संग्राहक का काम किया जाता था। इन कालों में अगर हम देखें तो चतरा में कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, देखिएगा हम लोग एकदम इतिहास में अगर के एकदम जो आईना होता है उसके हिसाब से हम लोग स्टडी कर रहे हैं और उस हिसाब से हम लोग पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग धातु युग देखते हैं, पाषाण युग के बाद आपका धातु युग आता है और उसके बीच के समय को जो हम लोग ताम्र पाषाण युग कहते हैं, जिसमें तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग किया जाता है। लेकिन धातु युग को जब देखेंगे, तांबा युग भी होगा आपका, कांस युग भी होगा आपका और आपका लौह युग जो होता है, ये तीनों युग में से एक, तांबा युग में तांबा बनाने की कला आपका हो जाएगा, कांसा युग में तांबा और टीन दोनों को मिलाकर जो बनाने का चीज़ यहाँ पर चलेगा। और उसके बाद लौह युग, लोहा का युग जो आएगा तो लोहा निर्माण की विधि के बारे में चर्चा किया जाएगा। अब देखो कि झारखंड में आपको यह मिलेगा कि कांसा और लोहा बनाने की विधि जो है यहाँ के जनजाति जानते थे। तो कौन सी जनजाति जानती थी? आसुर और विरजिया जनजाति, जो कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चतरा छोटा नागपुर क्षेत्र का एक भाग हो गया। आसुर और विरजिया जनजाति जो है कांसा बनाने भी जानते थे और लोहा बनाने भी जानते थे। अब देखो दूसरा चीज है, यहाँ के लोहा जो है उसको मेसोपोटामिया भेजा जाता था और मेसोपोटामिया भेजा जाता था, वहां पर आपका दमिश्क जो है जहां पर तलवारें बनाया जाती थी। आप बाहुबली मूवी वाला दिमाग लगा दियो कि जो वहां से एक शासक आइयो देखियो कि यहाँ का तलवार जो है, तलवार टूट जाइयो, लेकिन वही मामू, तो मामू वाला हिसाब लगाना है यहाँ पर, याद करने का मेथड आपका। लेकिन अब इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है, आसुर और विरजिया जनजाति जो है क्या, वो है कि आपका जो है तांबा, आपका कांसा और लोहा का निर्माण का विधि ये लोग जानते हैं। तो आपका जो है तांबा निर्माण की भी विधि जानते हैं, मतलब ये प्राचीन उस समय की जो भी टेक्नोलॉजी रहेगी उससे वो परिचित थे, असुर जनजाति और विरजिया जनजाति, जो कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में वो निवास करते थे। ये कॉमन फैक्ट हो जाएगा हमारा। और जब ये कॉमन फैक्ट हो जाएगा तो इस फैक्ट को जब हम लोग मिलाएंगे कि हाँ छोटा नागपुर का क्षेत्र हो जाएगा,
छोटा नागपुर, तो चतरा एक छोटा नागपुर का भाग हो जाएगा, तो ये कॉमनली आपका आ जाएगा। उसके बाद जब हम लोग देखेंगे तो चतरा को वैदिक काल में, अगर हम चतरा को देखेंगे तो ऐत्रेय ब्राह्मण में छोटा नागपुर, ऐत्रेय ब्राह्मण में छोटा नागपुर को हम लोग देखेंगे, जिसमें हमको यह जानकारी मिलती है चेरो जो हो जाएंगे, सवर जनजाति जो है वो मगध में रहा करते हैं। ऋग्वैदिक काल जब आपका हो जाएगा 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच ऋग्वैदिक काल चल रहा है, उस समय जो है ये कहां पर रह रहे हैं, मगध के क्षेत्र में। लेकिन जब आर्यन जब मूव करेंगे, जब आर्यन जो है वो मगध की ओर जब फैलना प्रारंभ करेंगे, तो 1000 बीसी से लेकर 1 AD के बीच जो है चेरो जो है वो मगध से शिफ्ट करके सीधे आ जाएंगे छोटा नागपुर क्षेत्र में या पलामू क्षेत्र में आ जाएंगे। तो ये जानकारी जो हमको जो मिल रही है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में हमको मिल रही है ये जानकारी। अब देखो छोटा नागपुर जो है वो भाग कहाँ का हो गया, तो चतरा भी उस भाग का एक हिस्सा है। तो इस चीज की हम स्टडी करेंगे, जिसमें आपको ये चीज आपको मिलेगा कि मगध जो है उसको किकट कहा जा रहा है। तो किसी भी एग्जाम में हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं तो लिंकेज स्टडी सिस्टम के आधार पे पढ़ते हैं, और जब इस चीज को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो चीज को कनेक्ट करके हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। तो एक चीज हम लोगों ने याद करने का प्रयास किया कि ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है मगध को किकट भी कहा जा रहा है। रिलेटेड फैक्ट है, चतरा से बगल वाला इलाका है, मगध जो है वो चतरा से सटा हुआ इलाका है। अब अगर आप चतरा जाओगे तो यहां पे जो मगही भाषा जो है वो चतरा में भी प्रयुक्त हो रहा है, क्योंकि सटा हुआ इलाका है। कनेक्शन जो है, लक्षण जो दिखेगा यहाँ के लोगों का, वो भी आपको गया वाला ही लक्षण बहुत सारे लोगों में दिखाई पड़ेगा। खास करके हंटरगंज के क्षेत्र हो जाएंगे और उस हिस्से के जो लैंग्वेज हो जाएंगे वो मिलता जुलता आपको लैंग्वेज आपको मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो चतरा को, अगर बौद्ध धर्म के समय अगर चतरा को अगर देखा जाएगा तो चतरा में ईटखोरी, ठीक है, वहाँ पर यह इंफॉर्मेशन मिलता है कि जब भगवान बुद्ध, इनका जन्म हो जाएगा आपका 563 BC और 483 BC, 80 वर्ष ये जीते हैं। और मतलब कि इनका जो कंप्लीट लाइफ ये होता है कि ये घर छोड़ देते हैं, और घर छोड़ने के बाद ये तपस्या करते रहते हैं, भटक भटक कर कहीं हर जगह जा जाकर ये तपस्या करते रहते हैं। उसी बीच ये चतरा भी पहुंचते हैं और वो स्थान होता है ईटखोरी में, ये तपस्या करते रहते हैं। इनकी मौसी आती हैं इनको ले जाने के लिए, मौसी इनको ले जाने के लिए होती है, और इनका ध्यान जो है, जो इनको बोलती है कि भाई चलो हमारे साथ, तो इनका ध्यान जो तपस्या में लीन होते हैं भगवान गौतम, और वो मतलब जाने के लिए तैयार नहीं होते, मतलब कुछ बोलते भी नहीं हैं। तो उनके मुख से जो वर्ड निकलता है इत खोई, मतलब कहाँ खोए हुए हो। इसी के वजह से इस क्षेत्र को जो है इटखोरी कहा जाता है भगत में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पर। माँ भद्रकाली का मंदिर है, जैन धर्म का भी एक संगम, जैन धर्म से भी संबंधित है, बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, और आपका जो है हिंदू धर्म से भी संबंधित, तीनों धर्मों का एक क्षमा मिलन है यह प्लेस। तो इसलिए से इंपॉर्टेंट प्लेस है, और बौद्ध धर्म का यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन है चतरा जिले से। उसका दूसरा कनेक्शन आपको ये मिलेगा बौद्ध धर्म से, कि ऐसा माना जाता है कि जब गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्ति होती है, उसके बाद उन्हें सारनाथ जाना रहता है, और उसके पहले वो कोलुआ पहाड़ आते हैं और कुछ समय यहाँ पर रहते हैं, उसके बाद ये जो है सारनाथ की ओर मूव करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमको जो है चतरा जिले से, गौतम बुद्ध से रिलेटेड हमारा ये फैक्ट हमको मिलता है कि जब शांति, मन की शांति और स्थिरता की जब बात आती है तो ये चतरा जिले में मूव करते हैं महात्मा बुद्ध। इसी प्रकार से जब हम लोग देखते हैं कि आपका जो हो जाएंगे चतरा में जैन धर्म से रिलेटेड फैक्ट को अगर देखेंगे तो आपको जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी का चरण चिन्ह जो है वो आपको इटखोरी में आपको दिखाई पड़ेगा, और आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ जो हो जाएंगे, उनका फुटप्रिंट आपको जो है वो कोलुआ पहाड़ में आपको दिखाई पड़ेगा। मैप में भी इसको आसानी से देख सकते हैं कि 23वें तीर्थंकर को ले जाओ सीधे कहाँ,
तो हंटरगंज के पास कोलुआ पहाड़ वहाँ पर हो जाएगा। और आपका जो है 10वें तीर्थंकर जो हो जाएंगे शीतलनाथ जो है, उसको ले आएंगे हम सीधे भद्रकाली मंदिर के पास। तो भद्रकाली मंदिर 10 और आपका जो हो जाएंगे 23वें तीर्थंकर जो आपका कोलुआ पहाड़ के पास हो जाएगा, वो आपका वहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से कॉमन फैक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे चतरा को, रामायण और महाभारत के दृष्टिकोण से हम लोग चतरा को देखते हैं, तो रामायण और महाभारत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोलुआ पहाड़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह, मस्त जगह है। मान लो यार एडवेंचर के लिए तो सबसे अच्छा जगह है, खास करके आकाश लोक इसका जो है एकदम अद्भुत जगह है, जाने वाला जगह है, जहां पर जाने के बाद ऊपर जब आप इसके पहाड़ पे चढ़ेंगे उसके बाद आपका पूरा का आपको मगध दिखाई पड़ेगा। और स्टैंडिंग लेवल का जगह है, एक तरीके से एक ऐसा जगह है जहां से सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें तो लगता है आपका मगध जब साम्राज्य होगा तो एक तरीके से वहां पर सिपाही रहा करते होंगे और देखते होंगे कि कोई अटैक करने का कोई प्लानिंग तो नहीं बना रहा है। बहुत दूर तक दिखेगा, एकदम गया नजर आ जाएगा, बहुत दूर तक वहां पर सारी चीजें दिखाएंगे। कोलुआ पहाड़ से रामायण और महाभारत से संबंधित वाली बात मैं बता रहा हूं। पांडवों ने अपने वनवास अज्ञातवास के समय जो है यहाँ पर कुछ दिन बिताए थे, कहाँ, तो कोलुआ पहाड़ के पास। उसके वही जो है रामायण में भगवान जो हो जाएंगे राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी जो है जब जो है वनवास के समय जो है यहाँ पर कुछ समय यहाँ से जो है बिताए हैं। तो एक फैक्ट जो है कि इम्पॉर्टेंट जगह आपको दिखेगा वो चतरा जिला। चतरा जिला एक ऐसा जिला जहाँ जो है वनों से घिरा हुआ है, लगभग अभी के समय में जहाँ पर वृक्षों की कमी नज़र आती है। 45% जो है पूरा का क्षेत्र जो है वन क्षेत्र से जो है वो घिरा हुआ क्षेत्र है। हम लोग वन के लिए तरसते हैं, लेकिन यहाँ पर वन ही वन है। ऐसे तो पूरे के पूरे झारखंड में आपको जंगल झाड़ का ही क्षेत्र मिलेगा, लेकिन चतरा वो इसको कहेंगे रैंकेड में पहले स्थान पे ये आता है। उसके बाद के फैक्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो चतरा को अगर मगध साम्राज्य के समय अगर देखेंगे तो ऐसा ये पता चलता है कि जो हथियार वगैरह होते थे या आपका जो है लोहे का उपकरण वगैरह होता था, वो जो है आपका इंफॉर्मेशन मिलेगा कि मगध जो है अपने जो है दक्षिण क्षेत्र से लेकर आते। तो चतरा का दक्षिण में कौन है भाई? चतरा है। आपका मगध के दक्षिण में कौन है? तो चतरा है। तो यहाँ से जो है वो क्या लाया जाता था, आपका जो है औजार लाए जाते थे, हथियार लाए जाते थे। अब देखिएगा कॉमन जो फैक्ट है कि आपको ये मिलेगा 13वें शिलालेख में अटाविक नाम का जो है वो शब्दों का प्रयोग किया गया है, और अटावी जनजाति जो है उस पर जो है अशोक का भरपूर नियंत्रण था। तो इस आधार पे हम लोग ये बात कर सकते हैं कि इस क्षेत्र से जो है जैसा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है कि इस क्षेत्र से जो है चीज़ों को लाया जाता था। इस आधार पे चतरा का मगध साम्राज्य के समय भी इस क्षेत्र पे जो है एक प्रभुत्व था। उसके बाद अगर किताबी रूप से अगर हम लोग देखेंगे तो मगध साम्राज्य के बाद आपका गुप्त वंश हो जाता है। गुप्त वंश के बाद आपका जो है जो डायनेस्टी आगे बढ़ती है, तो 9वीं से 10वीं सदी के बीच इंफॉर्मेशन जो हमें प्राप्त होता है, इटखोरी से प्रतिहार शासक जो है महेंद्र पाल का जो है शिलालेख प्राप्त होता है। इससे हमें पता चलता है कि यह उस समय तक जो है चतरा क्षेत्र या इस क्षेत्र तक प्रतिहार का शासन था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 9वीं और 10वीं सदी में 2012-13 में जब खुदाई हुआ था तो उस समय यह पता चला कि मठ एवं मंदिर जो है इटखोरी के क्षेत्र में पाया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो माँ भद्रकाली का प्रतिमा जो है या मंदिर का उस समय निर्माण जो है महेंद्र पाल के द्वारा जो है वो किया गया था, जिसमें उनकी प्रतिमा जो है कीमती काले पत्थर से निर्माण किया गया और उसके नीचे जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। तो ये जो है जो माँ का जो है भद्रकाली मंदिर, उसका निर्माण जो है प्रारंभ समय में वो जो है महेंद्र पाल के द्वारा किया गया था। तो चतरा जिले को अगर पूर्व मध्यकाल के समय अगर 9वीं से 10वीं सदी के समय अगर एडी के समय अगर देखेंगे तो आपको ये बड़ा इंफॉर्मेशन ये मिलेगा कि इटखोरी का जो भद्रकाली मंदिर जो है उसका निर्माण जो है
महेंद्रपाल के द्वारा के द्वारा जो है वो किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका जो हो जाएगा, आपका यह हो जाएगा। उसके बाद अगर पूर्व मध्यकाल 9वीं से 10वीं एडी आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा सल्तनत काल आपका आएगा। तो सल्तनत काल में सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आपको ये मिलती है कि अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो भी हो, कि सल्तनत काल में जो है वो पूरे के पूरे झारखंड में मुस्लिम शासन का कोई भी प्रभुत्व नहीं था। तो चतरा जिले में भी ऑब्जर्व है कि नहीं रहेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, मुगल काल जब आता था, अकबर के समय से झारखंड में जो है वो प्रभुत्व जो है वो हासिल होना प्रारंभ होता है। उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है औरंगजेब के समय, औरंगजेब का पीरियड देखिएगा 1658 से लेकर 1707। उसके समय आपको दिखेगा क्या कि पलामू के लोकप्रिय जो राजा जो होते हैं वो होते हैं मैदिनी राय। ये औरंगजेब की गुलामी को या तो कहें कि कर ये नहीं देते हैं, जिसके वजह से सूबेदार जो बिहार का सूबेदार दाऊद खां होता है, इन पर आक्रमण कर देते हैं। तो ये जो है पटना देख लो, पटना मैप में, सीधे मैप से हम लोग देखेंगे और सारा चीज मैप से ही नोट करेंगे। 23 अप्रैल 1660 को जो है पटना से दाऊद खां चलते हैं। और ये क्या है, 5 मई 1660 को जो है कोठी का किला सरघाटी से आपका 20 किलोमीटर इमामगंज के पास कोठी का किला पे कब्जा करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो क्षेत्र जो आपका जो चला जाएगा, वहां से ये सीधे मूव करते हैं आपके 3 जून 1660 को आपको जो है कुंदा का किला पर जो है कब्जा कर लिया जाता है, जीत लिया जाता है, भयभीत हो जाते हैं वहां के राजा। और जो राजा जो होते हैं उनका नाम होता है चुन्नू राय। चुन्नू राय इतने भयभीत हो जाते हैं कि वो इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ा फैक्ट ये सामने आया है। अब इस चीज से सुवर राय जो है चुन्नू राय के भाई मैदिनी राय के इशारे पे चुन्नू राय की हत्या कर देते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा कहा जाता है कि तलवार के दम पर धर्म का परिवर्तन नहीं हुआ है। चुन्नू राय की हत्या जो हुई या चुन्नू राय का धर्म परिवर्तन जो हुआ, ये तलवार के दम पे हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब आप स्टडी करेंगे, क्योंकि चीजों का स्टडी हम लोग इसलिए करते हैं कि कॉमन फैक्ट हम लोग ये लेते हैं। आप सरघाटी का क्षेत्र देख लीजिए, नाम ही परिचय हो जाए। इमामगंज का क्षेत्र देखिए, नाम से ही परिचय ले लीजिए। उसके बाद उधर के क्षेत्र में आपका मैगरा हो जाएगा, प्रतापपुर का क्षेत्र खास करके गजवा का क्षेत्र हो जाएगा। पूरी तरीके से ये क्षेत्र आपका जो है पूरी तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम आपको दिखाई पड़ेंगे। मतलब कि उस समय में डरा कर धमका कर बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया हो सकता है। यहाँ पर जो हमारे अगर एग्जाम में अगर हमसे पूछेगा चुन्नू राय जो है उसकी हत्या किसने की, तो स्वर राय हो जाएंगे। या किसने उनको डराया जिसके वजह से वो आपके जो है धर्म परिवर्तन करते हैं, तो वो हो जाएंगे दाऊद खां, बिहार का सूबेदार। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये रहेगा कि औरंगजेब के समकालीन पलामू के ग्रेटेस्ट रूलर कौन हो जाएंगे, तो मैदिनी राय। जब हम लोग पलामू पढ़ेंगे तो मैदिनी राय के बाद इसके बाद की कहानी हम लोग देखेंगे और वो जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। क्या मैदिनी राय का हाल करते हैं दाऊद खां या औरंगजेब उनको कितना घुटना टिकाता है, उसकी जानकारी हम लोग जब हम लोग पलामू का शहर के बारे में या पलामू जिले के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो वहां पर हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, अतः
अभी तो विदा ले रहे हैं, इसका दूसरा फेज हम लाएंगे चतरा जिले का, जिसमें 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। असहयोग आंदोलन में आपका क्या योगदान होता है चतरा जिले का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या योगदान चतरा जिले का है, भारत छोड़ो आंदोलन में चतरा जिले का क्या योगदान है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज़ादी के बाद चतरा जिले के क्या विकास हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है चतरा का भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ से कहाँ तक ये क्षेत्र फैला हुआ है, इसकी जनसंख्या कितनी है, इसका जो है परसेंटेज कितना है, कितना परसेंट इसका जो फॉरेस्ट है, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग पर्यटन के दृष्टिकोण से चतरा कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चतरा जिले में जो है कौन कौन से उद्योग लगाए जा सकते हैं जिससे चतरा जिले का विकास हो सकता है, इसका अध्ययन हम लोग अगले कक्षा में करेंगे। अतः विदा लेते हैं मेरे दोस्तों, फिर मिलेंगे चतरा जिले की एक और कहानी के साथ।